बहुजन नवजागरण और प्रतिरोध के विविध स्वर बहुजन नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे ईवी रामास्वामी पेरियार जी के ऊपर। पिछले एपिसोड में हम पहला भाग इसका बना चुके हैं और आज का एपिसोड में दूसरा और अंतिम भाग उनकी राइटिंग्स के ऊपर हम बनाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से रामास्वामी पेरियार जी कांग्रेस से गहरे स्तर तक जुड़े थे, लेकिन जल्द ही उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। उसके बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उन्होंने अन्य दलों के साथ मिलकर काम करने की भरसक कोशिश करी, लेकिन सभी को एक ही स्तर का पाया। उसके बाद हमने चर्चा करी थी उनके सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की, और साथ ही मैंने ये भी चिंता जताई थी कि अभी तक स्त्रीवाद जो है उनके राइटिंग्स में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आज के एपिसोड में हम महिलाओं के ऊपर भी उनके विचार जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पेरियार का भविष्य की दुनिया का सपना मार्क्स एंगल्स के साम्यवाद के सपने से पूरी तरह मेल खाता है। अपने लेख भविष्य की दुनिया में अपने आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, कोई भी व्यक्ति आत्मगौरव, चरित्र और मान मर्यादा से शून्य नहीं होता। क्योंकि व्यक्तिगत लाभ के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, इसीलिए कोई भी व्यक्ति गलत चाल चलन में नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका झुकाव अनुचित और अनैतिक कार्य की ओर हो। ये शर्तें प्रत्येक व्यक्ति को उच्च नैतिक मापदंडों के अनुसरण की प्रेरणा देंगी, उसे अधिक सुसभ्य और संवेदनशील बनाएंगी। यदि कहीं ऊंच नीच, विशेषाधिकार और अधिकार विहीनता दिखेगी, वहां घृणा, जुगुप्सा और विरक्ति के कारण भी मौजूद होंगे। और जहां ये चीजें अनुपस्थित होंगी, वहां अनैतिकता के लिए कोई स्थान न होगा। नए विश्व में किसी को कुछ भी चुराने या हड़पने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर वो एक ऐसे आदर्श समाज की नींव रखने की बात कर रहे हैं जो शायद अभी तक हम लोग उस टारगेट को अचीव ही नहीं कर सके हैं। पवित्र नदियों जैसे कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग उसके पानी की चोरी नहीं करेंगे। वे केवल उतना ही पानी लेंगे जितना उनके लिए आवश्यक है। भविष्य के उपयोग के लिए वे पानी को दूसरों से छिपाकर नहीं रखेंगे। यदि किसी के पास इसकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में होंगी तो वह चोरी के बारे में सोचेगा तक नहीं। इसी प्रकार किसी को झूठ बोलने, धोखा देने या मक्कारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वैसे यहाँ पर जहां तक मेरी समझ काम करती है, शुरू से ही कुछ लोगों के पास संसाधनों पर पूर्ण तरीके से कब्जा है। उनके पास सभी संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन वो कभी भी उसको किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते। और यही पेरियार जी जो हैं वो एक आदर्श समाज की स्थापना के ऊपर जोर देते हैं, जहां पर संसाधनों का जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं यही समझ पा रही हूं, क्योंकि उससे उसे कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। नशीले पेय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही कोई किसी की हत्या करने का ख्याल दिल में लाएगा। वक्त बिताने के नाम पर जुआ खेलना, शर्त लगाने जैसे दुर्व्यसन समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण किसी को आर्थिक बर्बादी नहीं झेलनी पड़ेगी। वे आगे लिखते हैं कि पैसे की खातिर अथवा मजबूरी में किसी को वेश्यावृत्ति के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। स्वाभिमानी समाज में कोई भी दूसरे पर शासन नहीं कर पाएगा, कोई किसी से पक्षपात की उम्मीद नहीं करेगा। ऐसे समाज में जीवन और काम संबंधों को लेकर लोगों का दृष्टिकोण उदार एवं मानवीय होगा। वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होगी। स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और किसी का प्रेम बलात् हासिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। स्त्री दासता के लिए कोई जगह नहीं होगी। पुरुष सत्तात्मकता मिटेगी। दोनों में कोई भी एक दूसरे पर बल प्रयोग नहीं करेगा। आने वाले समाज में कहीं कोई वेश्यावृत्ति नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ी बात वे कह रहे हैं। अक्सर स्त्रियों की देह जो है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है, जबकि स्त्रियों में वही भावना हो सकती है जो एक पुरुष में है हर स्तर पर। और शिक्षा पर भी यही बात लागू होती है। क्या महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं? जैसे जैसे मौका महिलाओं को मिल रहा है, महिलाएं पुरुषों को पछाड़ कर उनसे आगे बढ़ती जा रही हैं। ये चाहे तो आप जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं स्कूलों के, कॉलेजों के, उसमें भी आप देख सकते हैं टॉप करने वाले जो 10 टॉपर्स होते हैं उनमें कितनी महिलाएं होती हैं और कितने पुरुष होते हैं, लड़के लड़कियां कह लीजिए इसे।
भविष्य में जिस समाज का सपना पेरियार देखते हैं उसकी भारत में स्थापना की पहली शर्त वे अंबेडकर की तरह जाति का विनाश ही मानते हैं। उनका मानना था कि वर्ण जाति की रक्षा के लिए हिंदू धर्म की स्थापना की गई है, वर्ण जाति की रक्षा के लिए जन्म लेने वाले ईश्वरों को गढ़ा गया है और मनुस्मृति, रामायण, गीता और पुराणों की रचना की गई है। वे लिखते हैं कि इस जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को जड़ और बर्बर समाज में तब्दील कर दिया है। वे 1959 में लिखते हैं कि हम एक जड़ समाज में रहते हैं। ऐसे समाज में जब दुनिया की 3/4 से अधिक आबादी प्रगति कर रही है, हमारा समाज अभी पिछड़ा और बर्बर हालात में पड़ा हुआ है और कट्टरता के साथ अतीत की रूढ़ियों का पालन करता है। तो यही सारी बातें, यही सारे विचार जो हैं हमने जाति के विनाश में भी जाने थे डॉक्टर अंबेडकर के, क्योंकि लंबे समय पहले उनके पुरखों ने इसे अपनाया था। उनका कहना है कि हमारे देश में जाति का विनाश का मतलब है भगवान, धर्म, शास्त्र और ब्राह्मणों का विनाश। जाति तभी समाप्त हो सकती है जब ये चारों भी खत्म हो जाएं। यदि इनमें से एक भी बना रहता है तो जाति का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि जाति की संरचना इन चारों द्वारा ही की गई है। इंसानों को दास और मूर्ख बनाकर ही उन पर जाति थोपी जा सकती है। लोगों को विवेक सम्मत और आजाद ख्याल का बनाए बिना जाति का खात्मा कोई भी नहीं कर सकता है। धर्म, भगवान, शास्त्र और ब्राह्मण दासता और मूर्खता को बढ़ावा देते हैं और जाति के अस्तित्व को मजबूत बनाते हैं। बुक का रेफरेंस है पेरियार टुवर्ड्स अ नॉन ब्राह्मण मिलेनियम फ्रॉम आयोथी थॉट टू पेरियार, वी गीता और SV राजाधुरी, पृष्ठ संख्या 335। और इसी बुक का पहले भी रेफरेंस पिछले एपिसोड में मैंने दिया था, यहां पर इनफैक्ट गिवन ही है। ब्राह्मण के खात्मे से उनका सीधा मतलब ब्राह्मणवाद के खात्मे से है। इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि मुझे ब्राह्मण प्रेस द्वारा ब्राह्मण विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी ब्राह्मण का दुश्मन नहीं हूं। एकमात्र तथ्य यह है कि मैं ब्राह्मणवाद का धुर विरोधी हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों को खत्म किया जाना चाहिए। मैं केवल यह कहता हूं कि ब्राह्मणवाद को खत्म किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण स्पष्ट रूप से मेरी बात समझ नहीं पाता है। तो यहां पर एक बहुत बढ़िया बात वे कहते हैं कि उनका विरोध जो है वो ब्राह्मणों से नहीं, उनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा से है। और ये विचारधारा सिर्फ ब्राह्मणों में ही नहीं, गैर ब्राह्मणों में भी हो सकती है। दलित बहुजन जो पढ़कर आगे बढ़ गए हैं उनके अंदर भी हो सकती है। तो लड़ाई जो है वो विचारधारा की है और विचारधारा की लड़ाई जो है वो विचारधारा से ही लड़ी जानी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक शक्तिशाली विचारधारा को अपने सशक्त तर्कवादी विचारधारा से ही चुनौती दी है। उन्होंने कभी भी मनुवादी विचारधारा की एवज में तलवार नहीं उठाई, बल्कि कलम को हथियार बनाया। तो इसीलिए एक सशक्त विचारधारा को एक सशक्त विचारधारा ही चुनौती दे सकती है। और ये भी हमारे समाज को समझना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण होते हुए भी आपके अधिकारों की मांग रख सकता है, बात कर सकता है, आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल हो सकता है, और हो सकता है अपने ही दलित बहुजन समाज के बहुत से लोग आपके विरोधी बन जाएं। ये तो हम घरों में भी देखते हैं। हम अंबेडकरवाद की बात करते हैं तो हमारे ही घर वाले हमें गलत ठहराने की कोशिश करते हैं कि भगवान है, तुम नास्तिक हो गए हो, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा बोला जाता है। तो वो तो हमारे अपने परिवार के लोग हैं और तब भी वो हमें समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए लड़ाई जो है वो विचारधारा से होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष से नहीं। पेरियार धर्म को प्रभुत्व और न्याय का पोषण मानते हैं। वे सभी धर्मों को खारिज करते हुए विज्ञान और बुद्धिवाद का समर्थन करते हैं। वे धर्माचार्यों और विज्ञान के समर्थक बुद्धिवादियों की तुलना करते हुए लिखते हैं कि धर्माचार्य सोचता है कि परंपरा प्रदत्त ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, उसमें कोई भी सुधार की संभावना ही नहीं है। अतीत को लेकर जो पूर्वाग्रह और विचारधाराएं प्रचलित हैं, वे उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी ओर तर्कवादी मानता है कि यह संसार प्रतिक्षण आगे की ओर गतिमान है, सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसीलिए वह अधुनातन और श्रेष्ठतर के स्वागत को सदैव तत्पर रहता है। तो ये तो मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह के मशहूर लेख को
पढ़ते समय भी मैंने इस चीज की व्याख्या करी थी। भगत सिंह खुद इस बात को कहते हैं कि हर वक्त दुनिया जो है वो बदलती रहती है, और मैंने भी यही व्याख्या करी थी। चाहे भगत सिंह हो, चाहे जाति का विनाश के समय हो, ये सारी व्याख्याएं मैं पहले भी कर चुकी हूं इसी तरीके से कि दुनिया जो है वो लगातार बदल रही है, और बहुत सारे पुराने विचार जो है वो हमें छोड़ देने चाहिए, जो आज की तादाद में आज के बदलते समय में इनएप्रोप्रिएट हो गए हैं। जहां तक ब्राह्मणों का सवाल है, वे सब के सब बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। परंपरा नएपन की उपेक्षा करती है। वह लोगों को तर्क और मुक्त चिंतन की अनुमति नहीं देती। न ही शिक्षा तंत्र और परीक्षा विधि को उन्नत करने में उन्हें कोई मदद पहुंचाती है। उल्टे वे लोगों के पूर्वाग्रह रहित चिंतन में बाधा ही उत्पन्न करती है। ये जानते हुए भी परंपरा पोषक धर्माचार्य अज्ञानता की दलदल में बुरी तरह धंसे हैं। पुराणों की दुर्गंध युक्त कीचड़ में वे आकंठ लिप्त हैं। अंधविश्वास और अवैज्ञानिक विचारों ने उन्हें खतरनाक विषधर बना दिया है। वे आगे लिखते हैं कि धर्म का आधार अंधविश्वास है। विज्ञान में धर्म का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बुद्धिवाद धर्म से भिन्न है। सभी धर्मवादी कहते हैं कि किसी को भी धर्म पर संदेह या कोई सवाल नहीं करना चाहिए। इनसे मूर्खों को धर्म के नाम पर कुछ भी कहने की छूट दी गई है। वे गैर द्विजों और महिलाओं का आह्वान करते हैं। तो यहां पर खास तौर से उन्होंने गैर द्विज लिखा है, और महिलाएं दोनों का वे आह्वान कर रहे हैं। उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। वर्ण जाति व्यवस्था और महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व को जायज ठहराने वाले हिंदू धर्म, ईश्वर और धर्म ग्रंथों को नष्ट करने का आह्वान करते हुए वे लिखते हैं कि हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था नौकर और मालिक का सिद्धांत स्थापित करते हैं। अगर भगवान हमारे पतन का मूल कारण है तो भगवान को नष्ट कर दो। तो पिछले कुछ एपिसोड्स में लगातार लोग कमेंट करते हैं कि हिंदू धर्म के सभी धर्मों में बुराइयां हैं, लेकिन हिंदू धर्म के ऊपर खास तौर से आप लोग टीका टिप्पणी करते हैं, ये आपकी नीचता है। तो उनसे मेरा यही कहना है कि मेरे भाई, इसमें नीचता वाली क्या बात है? सवाल खड़े करना क्या नीचता होती है? सभी धर्म में अच्छाइयां बुराइयां दोनों ही हैं, लेकिन जाति व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की ही एक्सक्लूसिविटी है। कोई धर्म व्यक्ति को अछूत नहीं बनाता, लेकिन हिंदू धर्म बनाता है। तो किसकी व्याख्या होनी चाहिए और किस हद तक होनी चाहिए, आप खुद ही स्पष्ट तौर पर इसे बताएं। आगे वे लिखते हैं कि हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था नौकर और मालिक का सिद्धांत स्थापित करते हैं। अगर भगवान हमारे पतन का मूल कारण है तो भगवान को नष्ट कर दो। अगर यह काम मनु धर्म, गीता या कोई अन्य पुराण कर रहा है तो उन्हें भी जलाकर राख कर दो। अगर यह काम मंदिर, कुंड या पर्व करता है तो उसका भी बहिष्कार करो। अंततः यह हमारी राजनीति है, तो इसे आगे से आगे बढ़कर खुलेआम घोषित करो। पेरियार ने ऐसा केवल कहा नहीं, बल्कि अपने अनुयायियों के साथ ऐसा किया भी। उन्होंने मनुस्मृति और रामायण को जलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने तो सिर्फ मनुस्मृति दहन किया था, लेकिन यहाँ पर पेरियार जी ने उनसे भी आगे बढ़कर मनुस्मृति के साथ साथ रामायण तक का दहन कर दिया। रामायण की हकीकत को सामने लाने के लिए उन्होंने रामायण का एक मुकम्मल पाठ प्रस्तुत किया, जो बाद में अंग्रेजी में 1959 में द रामायण अ ट्रू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी अनुवाद 1968 में सच्ची रामायण नाम से ललई सिंह यादव पेरियार ने प्रकाशित किया, जिसका अनुवाद राम आधार जी ने किया था। पेरियार की नजर में रामायण कोई धार्मिक किताब नहीं है, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसका उद्देश्य आर्यों का अनार्यों पर, ब्राह्मणों का गैर ब्राह्मणों पर, पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व और वर्चस्व के अन्य रूपों को न्याय संगत ठहराना है। तो बहुत सुंदर व्याख्या है रामायण या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर। इसी के ऊपर जाति का विनाश पढ़ते समय मैंने एक एपिसोड बनाया था, जिसमें था कि कृष्ण ने एक पवित्र मकसद के लिए ही जन्म लिया है। उसे आप जरूर सुनिएगा। उसमें डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स और रमणिका गुप्ता जी की राइटिंग्स के हवाले से मैंने वो एपिसोड बनाया था। उसमें भी इसी तरह की बातें मैंने सामने रखी थी
जिसे आप एक बार दोबारा जाकर जरूर सुनिएगा। सच्ची रामायण की भूमिका में पेरियार लिखते हैं कि इनके मूल आख्यानों का सावधानी से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जो भी घटनाएं हुईं वे असभ्य और बर्बर थीं। गौर करने वाली बात यह है कि विशेषकर तमिलों को इनसे सीखने और इनके अनुरूप आचरण करने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। न तो इसमें नैतिकता है और न ही प्रशंसनीय दर्शन। इन काल्पनिक कथाओं को इस तरह से लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नजर में महान दिखे, महिलाओं को दबाया जा सके और उनको दासी बनाया जा सके। इनका उद्देश्य उनकी रूढ़ियों और मनु की संहिता को समाज में लागू कराना है। तो यही सारी बातों के ऊपर जो है वो गौरी लंकेश जी भी विचार करती थीं। क्या हुआ उनके साथ? उनके दरवाजे पर ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। किन लोगों ने करी? वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, असामाजिक तत्व, उनके तार किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, कौन से संघ से जुड़े हुए थे, ये भी स्पष्ट तौर पर पता चल चुका है। और इन सभी विचारों को पढ़ते वक्त मैं भी जानती हूं कि अंत में इनका हश्र क्या हो सकता है, हद से हद। फिर भी मैं इन विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं, इसके अच्छाइयों और बुराइयों को जानते हुए भी। पेरियार पितृसत्ता के मूल ढांचे को सीधी चुनौती देते हैं। पेरियार की क्रांतिकारी प्रगतिशील सोच सबसे ज्यादा उनके स्त्री संबंधी चिंतन में सामने आती है। पेरियार महिलाओं की पवित्रता या सतीत्व की दमनकारी अवधारणा के कटु विरोधी थे। उनका कहना था कि मान्यता कि केवल महिलाओं के लिए पवित्रता आवश्यक है, पुरुषों के लिए नहीं। इस विचार पर आधारित है कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति हैं। यह मान्यता वर्तमान में महिलाओं को निकृष्ट दर्जे की साबित करने की घोतक है। पेरियार महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने, काम करने, अपने ढंग से जीने और प्यार करने के अधिकार के जबरदस्त समर्थक थे। इस मुद्दे पर उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि द्रविड़ कशगम के उनके कई घोर समर्थकों को भी वे रास नहीं आए और इसलिए पार्टी ने न तो उनका प्रचार किया और न ही उनके अनुरूप आचरण। एक व्यक्ति जब बोलता है, बेशक वो कितनी भी राजनीतिक पार्टी बना ले, उसका अध्यक्ष बन जाए, लेकिन उसके अनुयायी, इस चीज को पढ़कर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो अनुयायी होते हैं वो भी सच्चे अनुयायी नहीं होते हैं। अपने फायदे या अपने मन मुताबिक ही वे अनुयायी बनना पसंद करते हैं। जैसा कि स्त्रीवाद व पेरियार के विचारों की अध्येता वी गीता ने हाल ही में 19वीं सदी की समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की स्मृति में आयोजित एक परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा, पेरियार के क्रांतिकारी विचारों को दरकिनार कर उन्हें केवल आरक्षण, भोंडे नास्तिकतावाद और कटु ब्राह्मणवाद के प्रतिपादक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। जाति, ऊंच नीच, लिंग व सेक्स आदि से जुड़े प्रश्नों पर उनके विचारों को मानो किसी अलमारी में बंद करके भुला दिया गया है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिस पर अमूमन हमारा भारतीय समाज चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझता है। 2023 के खत्म होते होते हम जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देंगे, मालूम है आपको ये बात। लेकिन जो सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं उन्हें गैर जरूरी समझकर हम उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, उन्हें गंदा समझते हैं। कोई इस बारे में चर्चा करना चाहे तो उसे बुरी नजर से देखा जाता है और उसके बारे में बुरे विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो ये हमारे समाज को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर वो कहां जा रहा है। श्रम और पूंजी के संघर्ष में पेरियार श्रमिक वर्ग के साथ खड़े हैं। वे साफ शब्दों में लिखते हैं कि ये श्रमिक ही हैं जो विश्व में सब कुछ बनाता है, लेकिन ये श्रमिकों की चिंताओं, कठिनाइयों और दुखों से गुजरता है। श्रमिकों के शोषण और उत्पीड़न पर आधारित वर्तमान दुनिया की जगह पेरियार एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें शोषण और अन्याय का नामो निशान नहीं होगा। हर आदमी श्रम करेगा लेकिन श्रम के घंटे बहुत कम होंगे। इसका खाका खींचते हुए वे लिखते हैं कि हम क्या जन्मे हैं, हम क्यों जन्मे हैं, आज भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है, क्यों लोग भूख और गरीबी के कारण अकाल मौत मरते हैं जबकि दुनिया में संसाधनों का प्राचुर्य है। ये मानव मस्तिष्क को स्तब्ध कर देने वाले प्रश्न हैं। आज हालात बदल रहे हैं,
आजकल बुद्धिवादी तरीके से अनेक चीजों का वास्तविक रूप हमारे सामने है। कालांतर में यही तरीका न केवल परिवर्तन का वाहक बनेगा बल्कि सामाजिक क्रांति को भी जन्म देगा। एक समय ऐसा आएगा जब धन संपदा को सिक्कों में नहीं आंका जाएगा, ना सरकार की जरूरत रहेगी। किसी भी मनुष्य को जीने के लिए कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसे ओछा माना जाए या जिसके कारण व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाए। तो ये सारे विचार जो हैं न केवल डॉक्टर अंबेडकर से मेल खाते हैं बल्कि भगत सिंह की विचारधारा से भी ये सारे विचार मेल खाते हैं। आज सरकार के पास असीमित अधिकार हैं, किंतु भविष्य में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जिसके पास अंतहीन अधिकार हो। दास प्रथा का नामो निशान नहीं बचेगा। जीवन यापन हेतु कोई दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगा। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। उन्हें विशेष संरक्षण, सुरक्षा और सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आने वाली दुनिया में मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए 1 अथवा 2 घंटे का समय पर्याप्त होगा। उससे वह उतना ही वैभवशाली जीवन जी सकेगा जैसा संत महात्मा, जमींदार, शोषण करने वाले धर्मगुरु और तत्वज्ञानी जीते आए हैं। सामान्य सुख सुविधाओं तथा समस्त आनंद भोग के लिए मात्र 2 घंटे का श्रम पर्याप्त होगा। बर्बर मध्यकालीन मूल्यों और विचारों में जी रहे भारत को पेरियार के दर्शन, चिंतन और विचारों की सख्त जरूरत है। तो यहां पर ये एपिसोड और पेरियार जी के ऊपर लिखा गया आर्टिकल समाप्त होता है। इसे यदि आप उचित समझें तो दूसरों तक भी पहुंचाने का कष्ट जरूर करें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी के ऊपर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।